हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो कि अध्याय 22 आपका चलेगा, जो कि आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में आपका क्या क्या पाया जाता है, त्रिभुज में जो है कि अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, और जो है कि बहिष्कोण क्या होता है, उसमें जो है कि हम लोग सभी का चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि हम लोग को जो है कि क्या क्या उसमें मिलेगा हम लोग को पढ़ने के लिए, और क्या क्या त्रिभुज में आपका होता है। चलिए, तो पहला हम लोग देखेंगे त्रिभुज और उनके गुण। त्रिभुज और उसके गुण, ठीक है। त्रिभुज और उसके गुण यानी कि त्रिभुज क्या होता है और उसके गुण क्या क्या होते हैं, वही हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग को पहले देखना है त्रिभुज, उसके बाद देखेंगे कि उसमें त्रिभुज में जो गुण होता है, गुण क्या क्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उसमें जो है कि तीन रेखाखंड होते हैं और तीनों रेखाखंडों से मिल करके जो आकृति हम लोग की बनती है वही आपकी क्या होती है, त्रिभुज होती है। चलिए, तो वही आपका त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज में देखिए तीन रेखाखंड होते हैं। त्रिभुज में कितने रेखाखंड, तीन रेखाखंड होंगे। किसी भी तरह से हो सकते हैं, किसी भी तरह से आपके हो सकते हैं तीन रेखाखंड। देखिए, इसमें भी एक दो तीन रेखाखंड मिले हैं, इसमें भी एक दो तीन रेखाखंड मिले हैं, इसमें भी एक दो तीन रेखाखंड मिले हैं। तो यह आपका मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यह आपका पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये आपका हो गया ए बी और क्या सी, ठीक है। तीन त्रिभुज बनाए हैं। तीन त्रिभुजों में से दो का नामकरण सेम है, और इसके बाद जो तीसरा है आपका नामकरण अलग अलग है। आप जो है कि नामकरण जो है कुछ भी आप रख सकते हैं। अब देखिए, नामकरण में जो है कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। आप एन ओ पी भी रख सकते हैं या क्यू आर एस भी रख सकते हैं। नामकरण में कुछ भी आप रख सकते हैं। तो देखिए, त्रिभुज में तीन जो है कि रेखाखंडों से या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जब देखिए ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, बंद है ना, तो इस प्रकार से जब तीन रेखाओं से बनेगा या तीन भुजाओं से यदि बनेगा, जो आकृति आपकी तीन भुजाओं से मिल करके बनती है वही आपकी क्या होती है, त्रिभुज होती है। तो ये आपका क्या रहा, त्रिभुज। त्रिभुज में आपके तीन मान पाए जाते हैं। पहला भुजाएं, भुजाएं यानी कि इनके अब गुण की बात करें, त्रिभुज में गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, भुजाएं होती हैं, दूसरा आपके क्या होते हैं, कोण होते हैं, और तीसरा में आपके होता है शीर्ष। तीसरा में क्या होता है आपका, शीर्ष होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरे में आपका शीर्ष होता है। तो शीर्ष जो है, भुजाएं इनमें क्या क्या होंगी, कोण क्या क्या होगा, और शीर्ष कितने होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। तो भुजाएं, तो ए बी, यह जो ए और बी, यह जो एक रेखा है यह ए बी है, और यह जो एक रेखा है यह बी सी है, और यह जो एक रेखा है क्या है, ए सी, ठीक है। यानी कि रेखाखंड। तो इसमें जो है प्रत्येक त्रिभुज में तीन जो है कि भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो भुजाएं आपकी हो जाएंगी क्या, एक तो आपका ए बी हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी हो जाएगा, और तीसरा आपका ए सी हो जाएगा, या नहीं तो इसको ही आप लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीन आपकी क्या हो गई, भुजाएं हो गई। तो इनमें भी अब हम लोग का तीन भुजाएं हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, या पी आर भी बोल सकते हैं, पी क्यू हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, और क्या आर पी हो जाएगा, या पी आर। इसमें भी तीन भुजाएं। इसमें भी आपकी तीन भुजाएं होंगी, ए सी होंगी, सी बी होंगी, या ए बी होंगी, ठीक है। तीन भुजाएं इसमें भी, यानी कि प्रत्येक त्रिभुज में जो है कि आपकी तीन भुजाएं होती हैं। अब देखिए, कोण की बात करें तो इसमें देखिए त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन कोण, एक दो और क्या तीन, ठीक है। अब देखिए, यदि हम लोग ए कोण को यदि लिखना चाहते हैं तो देखिए इसमें लिखने का भी तरीका है। ए कोण लिखना है ना, तो ए कोण का जब नामकरण करेंगे तो आपका होगा क्या, पहले यहाँ से बी से शुरू करते हैं। यदि बी कोण का नामकरण करते हैं तो आप लिखेंगे कोण। देखिए, जिस कोण को आप लिखेंगे वह कोण बीच में आना चाहिए, तो इसको बीच में लाना है।
तो ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी, तो पता चलेगा किस कोण का नामकरण किया गया है, बी कोण का। फिर उसके बाद सी का करेंगे तो कोण बी सी ए, या आप लोग इसे भी लिख सकते हैं ए सी बी भी आप लोग लिख सकते हैं, तो सी एंगल 2 कोण हुआ। इसके बाद तीसरे कोण का नामकरण, ए का नामकरण करेंगे तो बी ए सी या सी ए बी, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं बी ए सी, या आप लोग जो है सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो आपके कोण भी कितने हुए, 3 हुए ना। अब देखिए शीर्ष की बात करें तो ये जो आपका पॉइंट है, यानी कि दोनों रेखाओं का जो मिलान बिंदु है, यह आपका शीर्ष होता है। तो शीर्ष भी कितने हैं, 1 2 3। तो शीर्ष में क्या क्या है, ए शीर्ष है, बी शीर्ष है, और क्या है, सी शीर्ष है। इसमें आपका पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा। इसमें ए सी और क्या, बी हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज में हम लोगों का मिला क्या क्या, भुजाएं आपकी 3 होती हैं त्रिभुज में, कोण भी आपके 3 होते हैं त्रिभुज में, और शीर्ष भी आपके कितने होते हैं, 3। तो ये रहा आपका क्या, त्रिभुज और उनके क्या गुण। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोणों के आधार पर जो है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, तो कोणों के आधार पर जो है कि 3 प्रकार के हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। पहला है आपका समकोण त्रिभुज, दूसरा है आपका न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिएगा एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है कि 90 डिग्री का हो, कम से कम एक कोण जो है कि कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पर हम आकृति कई प्रकार के बना रहे हैं, देखिएगा ठीक है, यहाँ पर आकृतियां जो हैं कई प्रकार की बन रही हैं। यहाँ पर हम 3 प्रकार के बने, ए बी सी। यहाँ पर भी आपका है ए बी सी, सभी नामकरण एक ही कर रहे हैं, ए और ये आपका बी और क्या, सी। देखिएगा सभी त्रिभुज जो है, देखिएगा त्रिभुज तो हम लोग कई प्रकार के बने, एक ऐसे बना दिए हैं, एक ऐसे बना दिए हैं, एक ऐसे बना दिए, ठीक है। लेकिन सभी त्रिभुजों में जो है कि एक कोण कम से कम जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यानी कि एक कोण यदि आपका 90 डिग्री का होता है तो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। यानी कि यह कैसे कोण है, समकोण जो है कि 90 डिग्री का कोण है ना। देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो ये हम लोग कहेंगे कि यह कैसे कोण है, जो है कि आपके समकोण त्रिभुज हैं। कोण तो जो है कि समकोण है, लेकिन यह समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, कैसे, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि इसमें से इन त्रिभुजों में जो है कि कम से कम एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यदि यह 90 डिग्री का नहीं होता तब यह समकोण त्रिभुज नहीं होता। और समकोण त्रिभुज जब 90 डिग्री का होता है तो अधिकांश तौर से पाइथागोरस प्रमेय का जो है कि प्रयोग करके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें जो है कि अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में यदि आपकी 2 भुजाएं मालूम हो तो आसानी से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, और आप लोगों को पता भी होगा। तो ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का नामकरण यदि करेंगे तो कोण ए बी और क्या, सी। यानी कि बी आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कोण। इसमें सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए। और इसमें भी आप लिख सकते हैं कोण सी बी ए, नामकरण नाम चेंज भी कर सकते हैं, पी क्यू आर भी कर सकते हैं। तो कोण पी क्यू आर, यानी कि क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये आपका रहा क्या, समकोण त्रिभुज। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है कि 90 डिग्री का हो। तो इस प्रकार बनता जो त्रिभुज है, इस प्रकार जो बना हुआ इस प्रकार जो त्रिभुज आपका बनेगा वह आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज। उम्मीद होगी कि आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं
न्यून कोण में, किसमें, न्यून कोण में। अब हम लोग देखेंगे न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण में होता क्या है कि न्यून कोण में ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण कम से कम न्यून कोण हो, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिनका तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, ठीक है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण, यानी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों जो कोण हैं 90 डिग्री से यदि आपका कम होता है तो उस प्रकार, इस प्रकार जो आपका कोण त्रिभुज बनेगा आपका कहलाएगा क्या, न्यून कोण। यानी कि न्यून कोण में आपका जो एंगल होता है, तीनों आपके एंगल जो बनते हैं, ये आपका क्या, न्यून कोण की बात हो रही है ना। तो अब ये न्यून कोण में हम लोग आएंगे तो त्रिभुज का ऐसा जो है कि त्रिभुज न्यून कोण की बात करें तो जिस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, जिस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो उस प्रकार जो त्रिभुज बनता है या इस प्रकार बने हुई आकृति को हम लोग कहते हैं क्या, न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण, यानी जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है या जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो उस प्रकार बनी हुई आकृति को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसमें जो है आपका देखिए, यह आपका P हो गया, Q हो गया, R, इसमें से कोई भी कोण आपका 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। यानी कि तीनों जो कोण है आपके 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तब हम लोग इस प्रकार से जो आकृति आपकी बनेगी तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण। कोई भी आप आकृति बना सकते हैं, ठीक है। आप कैसी ही आकृति बनाइए, लेकिन आपकी जो आकृति है 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ROS भी ले सकते हैं। ये जो आकृति आपकी बनी है त्रिभुज की, कोई भी एंगल जो है, यानी कि तीनों में से तीनों एंगल जो है आपका 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ। और तीसरे स्टेप की बात करें, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अधिक कोण, ठीक है। तो जिस त्रिभुज में कम से कम एक कोण, जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिस त्रिभुज में कम से कम कोई भी आपका त्रिभुज हो, लेकिन उनमें से कम एक एंगल यदि आपका 90 डिग्री से अधिक होता है, कितने से, 90 डिग्री से अधिक होता है, तो उस प्रकार जो आकृति बनेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि वह जो त्रिभुज है आपका किसी, देखिए कोई भी आप एंगल बनाएंगे ना, कोई भी आप यदि त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी यदि त्रिभुज आप बनाते हैं तो उसमें से एक जो एंगल होगा ABC, कोई भी आप त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें से एक जो एंगल होगा आपका, एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर P, Q और क्या, R, यह एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री से क्या अधिक। देखिए यहाँ पर भी आपका एक एंगल 90 डिग्री से अधिक है। इसमें यदि बात करते ये तो 90 से कम है, ये इसमें भी बात करते ये आपका 90 डिग्री से कम। ये दोनों एंगल जो है कि 90 डिग्री से कम है, लेकिन ये वाला जो एंगल है इसमें 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। यानी कि जिस त्रिभुज में आपका एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है तो इस प्रकार की बनी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, या इस प्रकार बने हुए त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपका क्या रहा, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें भी हम लोग बात करते हैं, ये भी एंगल जो है आपका 90 डिग्री से क्या है, अधिक है, तो ये आपका क्या रहा, अधिक कोण त्रिभुज। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको जो है कि तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर जो है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जरा उनको देखिए। ये देखिएगा, ये आपका कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार थे, ये आपके कोणों के आधार पर थे। अब हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर जो है कि त्रिभुज कितने प्रकार के जो है कि होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर जो है कि त्रिभुजों के प्रकार। तो अब हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं भुजाओं, यानी कि भुजाओं के, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के क्या प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जरा वो देखिए। अब हम लोग देखे थे क्या, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर भी जो है
त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जरा उसको भी हम लोग समझ लें। और यदि आप जानते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि आपको जो है कि अभ्यास जब भी चलाया जाए आपको बिल्कुल उसमें क्लियर हो जाए कि आपका क्या क्या उसमें है। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे समबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई भी हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, कोई भी क्या करेंगे, त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, तो इसमें जो है कोई भी हम लोग त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की कितनी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर मानते हैं पी क्यू आर हम लोग ले लिए हैं। यहाँ पर जो है कि एस ए पी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हम लोग करेंगे कि समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है ना, तो इसमें समबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए, जो AC है, AC ये तीनों भुजाएं, ऐसे समझ सकते हैं क्या, तीनों भुजाएं, यानी कि AB बराबर BC बराबर क्या, CA या AC, आपकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो बात करें कोणों की फ्रेंड्स, तो कोण आपके 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के सभी एंगल होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए PQR में, ये भी PQR, तीनों कोण आपके क्या होंगे, बराबर, सॉरी तीनों भुजाएं आपके क्या होंगी, बराबर होंगी। और कोण जो है कितने कितने के होंगे, 60-60 के। लेकिन हम लोग कोणों का जरूरत है नहीं, हम लोग सिर्फ किस पे चल रहे हैं, भुजाओं पे, ठीक है। भुजाओं पे जो है कि कोणों के प्रकार है ना, त्रिभुजों के प्रकार। तो ये आपका रहा क्या, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसे हम लोग जो है कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी इसमें फ्रेंड्स, बराबर। देखिए AB बराबर BC बराबर क्या, AC या CA लिख सकते हैं, यानी कि AC लिख सकते हैं या CA। उसी तरह से इसमें PQ बराबर QR बराबर क्या, RP, ऐसे बराबर लिख सकते हैं। और इसमें हम लोग बात करें तो PS बराबर SA बराबर क्या, AP, ठीक है फ्रेंड्स। PS बराबर क्या, SA बराबर क्या, AP, तीनों भुजाएं आपकी बराबर हुई ना, तो इस प्रकार जो कोण बन गया, जो है कि इस प्रकार जो त्रिभुज आपका बनेगा, कोण नहीं, इस प्रकार जो त्रिभुज आपका बनेगा फ्रेंड्स, ये आपका रहा क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब अगला स्टेप बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि माने क्या होता है फ्रेंड्स, दो, सम माने समान, दो माने दो, बाहु माने क्या, भुजाएं, यानी कि जिनकी समान दो भुजाएं हो, यानी कि दो भुजाएं समान होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी कि जिस त्रिभुज में केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा आपकी कितना हो, ठीक है, तीसरी भुजा आपकी कितना हो उससे नहीं लेना देना है, आपकी जो है कि दो भुजाएं सिर्फ बराबर होनी चाहिए। जैसे तो इसमें दो भुजाएं हम लोग ऐसा एक त्रिभुज खींच लेंगे और ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपकी आपस में क्या होंगी, बराबर। जैसे A हो गया, B हो गया और क्या, C, ठीक है। तो इसमें आपकी सिर्फ दो भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रकार जो आकृति बनता है फ्रेंड्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि जिस त्रिभुज में केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आप कैसा भी त्रिभुज बना सकते हैं, आप जो है कि कैसा हो त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा बड़ा लें, ठीक है, तो ये मान लेते हैं सपोर्ट दैट ये आपका त्रिभुज बन गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गए। या इसको हम लोग घुमा भी सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भुजा क्या, इस भुजा के बराबर, ये आपका हो जाएगा ARO। यानी कि इसमें सिर्फ दो, कोई भी आप एंगल बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये कह रहा है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं केवल बराबर हों, तीसरी भुजा से हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं जो है कि बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो आकृति आपकी बनेगी त्रिभुज वाली, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, इसे समद्विबाहु त्रिभुज। सिर्फ आपकी इस त्रिभुज में दो भुजाएं केवल बराबर होनी चाहिए, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज में यानी कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग, देखिए कैसे क्रम चला है, इसमें 3 था, इसमें 2 था, इसमें क्या केवल तीनों अलग अलग, केवल तीनों क्या अलग अलग हो गई। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का। इसके बाद हम लोग द्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये आपका 3 का, ये 3 का, ये 5 का हो जाएगा या 4 का हो जाएगा। 2 भुजाएं इसमें बराबर होनी चाहिए। तो ये आपका क्या, यदि इस तरह से आपका ग्राफ बना देता है और कहता है कि इसमें से कौन कैसा त्रिभुज है तो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरा एंगल आप लेंगे तो तीसरा एंगल आपका जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का, तो यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई आपकी अलग अलग है। तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा फ्रेंड्स, इसे हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बार और रिपीट, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं या जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई जो है कि बराबर होती हैं तो उसे हम लोग जो है कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में केवल 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो इस प्रकार बने हुए त्रिभुज की जो आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि आपके जो है कि कोणों के आधार पर 3 त्रिभुज कौन कौन से बने, इसके बाद जो है कि भुजाओं के आधार पर 3 त्रिभुज की कौन कौन से बने। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक क्या है जरा वो देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जो है कि अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक जरूर कर दें। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जो है समय से आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिएगा अगला टॉपिक क्या है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या क्या, शीर्षलंब, माध्यिका और जो है अंतः केंद्र और आपका क्या है परिकेंद्र। ठीक है, ये आपके 4 आपको पढ़ना है। और 4 पढ़ना है त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, 4 यानी कि शीर्ष लंब। ठीक है, तो शीर्ष लंब में पहले का देखिएगा क्या है परिभाषा, कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं ए बी और क्या सी। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। यानी कि किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा से, यहां से सम्मुख भुजा से, यहां से सम्मुख भुजा से जो लंब आपका डाला जाता है, सामने वाली भुजा यानी कि शीर्ष लंब से ये जो सामने वाली ये भुजा है, यानी कि ए शीर्ष है, इसके सामने वो भुजा क्या हो गई, बीसी हो गई। बी शीर्ष लेंगे तो सामने वाली भुजा एसी हो जाएगी, और सी शीर्ष लेंगे तो सी के सामने वाली भुजा क्या ए बी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो यानी कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब आपका वही कहलाता है क्या, शीर्ष लंब कहलाता है। यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो ये आपका शीर्ष लंब हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए लिखेंगे कैसे, देखिए जो ए बी सी और ये आपका डी हो गया, ये ई हो गया और क्या हो गया एफ। अब इसको लिखते हैं कैसे हैं, देखिए जो आपका एडी है, एडी जो है लंब किस भुजा पे है, बीसी भुजा पर लंब है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एडी जो है बीसी भुजा पर क्या है, लंब। ठीक है, परिभाषा समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखिए
बात करते हैं सी या बीई की, बीएफ की बात कर लीजिए। बी और एफ लंब है किस पे, बीएफ जो है, या एफबी भी इसको लिख सकते हैं, लंब है किस पे, एसी पे। किस पे लंब है, एसी पे। इसके बाद बात करते हैं जो सीई, सीई जो है लंब है किस भुजा पे फ्रेंड्स, आपके जो है कि ए बी भुजा पर क्या है, लंब है। तो ये रहा आपका क्या, शीर्ष लंब रहा। क्या रहा, शीर्ष, यानी कि सम्मुख भुजा, शीर्ष से किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो डाला गया लंब होता है वही आपका क्या होता है, आपका शीर्ष लंब कहलाता है। और हम लोगों को पता है कि लंब की स्थिति में जो है आपका 90 डिग्री का कोण बनता है ना, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है ना। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का आपका कोण बनता है। शीर्ष से यदि लंब, शीर्ष जो है कि सम्मुख भुजा पर यदि लंब डालते हैं तो लंब की स्थिति में आपका क्या होता है, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण, एंगल ये 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि हर जगह 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ से लंब डालना है ये 30 डिग्री का हो गया तो वो आपका शीर्ष लंब नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। बात करते हैं माध्यिका की, किसकी, माध्यिका। देखिए तो माध्यिका हम लोग समझ लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग माध्यिका समझते हैं। माध्यिका में त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, ठीक है, मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को हम लोग माध्यिका कहते हैं। समझिए, कह रहा है कि त्रिभुज का कोई भी, त्रिभुज की किसी भुजा ए बी सी, त्रिभुज की कोई ये, त्रिभुज की मान, ये आपका त्रिभुज हुआ, त्रिभुज की कोई ये भुजा हो गई, इसका जो मध्य बिंदु होता है, इसका क्या मध्य बिंदु होता है, और इस मध्य बिंदु के यानी कि इस भुजा के सामने वाले शीर्ष, ये होगा ना, सामने वाले शीर्ष को जो जोड़ने वाली रेखा होती है वही आपकी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। और जो यह आपका शीर्ष से जोड़ेगा वही आपकी क्या कहलाएगी, माध्यिका। यह आपका क्या कहलाएगा, ये भी किसी शीर्ष से, यानी कि ये शीर्ष हो गया, और यहाँ से, सॉरी ये गड़बड़, ऐसे नहीं, इसका जो मध्य बिंदु मान लेते सपोज दैट यहाँ पर हो गया। ठीक है, इससे जो है कि इस शीर्ष को जो जोड़ने वाली ये रेखा होती है ये आपकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स। या ऐसे बोल सकते हैं, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष को, यानी कि सम्मुख शीर्ष से, यानी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज ये हो गया, कोई भी आप भुजा ले लेंगे, इसका मध्य बिंदु ले लेंगे, इसके शीर्ष को, यानी कि सामने वाला इसका शीर्ष ये हुआ, इसको जोड़ने वाली जो रेखा है वही आपको क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, ये जोड़ने वाली जो रेखा होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, माध्यिका। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, तीनों रेखाओं का ये जो कटान बिंदु है, तीनों माध्यिकाओं का ये जो कटान बिंदु है, ठीक है फ्रेंड्स, तीनों ये जो माध्यिकाएं हैं इनका जो कटान बिंदु है, इसके जो कटान बिंदु ये है ना, इसी कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। यानी कि माध्यिकाओं के, तीनों माध्यिकाओं के जो कटान बिंदु होते हैं, ये तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने या सम्मुख भुजा के शीर्ष, ये भुजा हो गया, इसके मध्य बिंदु को, यानी कि सम्मुख शीर्ष से जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग माध्यिका कहते हैं। ठीक है, अब जो तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या होता है, जो केंद्रक है, जो केंद्रक है, ये केंद्रक जो है माध्यिकाओं को जो है कि दो संबंधे एक में विभक्त करता है। दो संबंध किसमें, एक में जो है कि केंद्रक माध्यिकाओं को क्या करता है, विभक्त करता है। यानी कि जो केंद्रक है माध्यिकाओं को कितने में विभक्त करता है, दो संबंधे एक के, और जो है कि
दो संबंध एक में आपको क्या करता है, वह जो है कि विभक्त करता है। क्लियर है? यानी कि जो केंद्रक है माध्यिकाओं को कितने अनुपात में विभक्त करता है, दो संबंध एक के अनुपात में जो है कि यह विभक्त करता है। किसको? माध्यिकाओं को। कौन? केंद्रक। इतना ठीक है। अब चलिए, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो है कि अंतः केंद्र। क्या है? अंतः केंद्र समझिए। अब यहां पर अंतः केंद्र की बात करें तो अंतः केंद्र में आपका होता क्या है, पहले समझिए। यह ए हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। तो अंतः केंद्र में होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए अंतः केंद्र में आपका जो भी आपके तीन एंगल है, तीन कोण है, ठीक है, तीन आपके जो कोण हैं, कोणों का अर्धक करते हैं। ठीक है, कोणों का क्या करते हैं, अर्धक। इन कोणों का हम लोग अर्धक करेंगे और जो अर्धक करने के बाद तीनों रेखाओं का जो कटान बिंदु होता है वही आपका क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण अर्धकों के कटान बिंदु को, त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः क्या कहते हैं, केंद्र। यानी कि त्रिभुज का जो तीनों कोण है, यदि तीनों कोणों का अर्धक करते हैं, अर्धक करने के बाद जो आपका कटान मिलेगा तीनों रेखाओं का, ये रेखा खींचेंगे ना अर्धक करने के लिए, जो कटान मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र आपका कहलाएगा। यानी कि इसमें आपका कोणों का अर्धक किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक रेखाओं के कटान को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। ऐसे ही बोल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, ठीक है, अर्धक करने के बाद जो कटान होगा ना, अर्धक रेखाओं के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। यानी कि जो ये रेखा खींचेंगे हम लोग, कोण को अर्धक करेंगे तो रेखा खींचना ही पड़ेगा, और जो रेखाओं का जो कटान बिंदु होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। यानी कोणों का अर्धक, कोणों का जब अर्धक किया जाएगा तो ही होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे जो है कि परिकेंद्र। क्या? परिकेंद्र। तो फ्रेंड्स परिकेंद्र में होता क्या है वो देखिए। परिकेंद्र में किसी भुजाओं के, कोई भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के, इसमें आपका भुजाओं का जो है कि अर्धक किया जाता है, और जो भुजाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, भुजाओं के अर्धक का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो है कि आपका परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। किसी त्रिभुज के भुजाओं के, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंबर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को, लंबर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को, मान लीजिए इस भुजा का लंबर्धक कर दे, इस भुजा का लंबर्धक, इस भुजा का, अब यहाँ से हम लोग खींच रहे हैं ऐसे लंबर्धक करने के बाद, और जो लंबर्धक का ये जो कटान बिंदु है, तीनों भुजाओं का कटान बिंदु होगा ही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। यानी किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंबर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। इसको अधिकांश तौर से किससे इंडिकेट करते हैं, ओ से। किसी त्रिभुज के भुजाओं के, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंबर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। इतना ठीक है। यानी किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के लंबर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो ये रहा आपका क्या, परिकेंद्र। यानी कि कुछ जो एक संबंधित परिभाषाएं सब थी त्रिभुज से, ये आपका चारों उम्मीद हो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका त्रिभुज का अंतःकोण और गुण। त्रिभुज का अंतःकोण, देखिए कोई भी त्रिभुज बनाएंगे जो इसका अंदर वाला कोण होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोण। जैसे मान लीजिए यह ए है, बी सी, यह पहला कोण है, ये दूसरा और क्या, तीसरा। यानी कि त्रिभुज के जो अंदर कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। तो ये आपका क्या रहा, अंतःकोण। यानी त्रिभुज के अंदर जो, यानी त्रिभुज का जो घिरा हुआ ये आकृति है, ये त्रिभुज एक हो गया, इसका जो अंदर वाला कोण है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। यानी त्रिभुज के जो अंदर, यानी कोई भी आप त्रिभुज बनाएंगे, कैसा हो आप त्रिभुज बना लें, आप कैसा हो जो है कि त्रिभुज बना लें, और जो है कि कैसा हो त्रिभुज यदि बनाएंगे, जो इसके अंदर वाला ये जो एंगल है, ये जो क्या है, अंदर वाला जो एंगल है, यही आपका क्या कहलाता है, अंतःकोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है,
अंतःकोण, यानी कि जो अंदर वाला ये जो कोण आपका बना हुआ है ये आपका अंतःकोण कहलाता है। ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं? जो ये अंतःकोण है, पहला कोण, दूसरा और तीसरा, कोण 1 को, धन कोण 2 को, अधन कोण 3 को यदि जोड़ते हैं तो आपका कितना होता है फ्रेंड्स? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका त्रिभुज का अंतःकोण रहा और उनके क्या गुण। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी करता क्या है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का मान हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें से मान लीजिए हम लोग का ये 60 अंश मालूम हो और ये आपका 45 अंश मालूम हो और ये आपका कितना है? 60 अंश। ठीक है, या 55 अंश भी कर सकते हैं। और हम लोग तीसरा एंगल यदि नहीं मालूम रहता है, यह अंतःकोण की बात हो रही है, यदि इस त्रिभुज के अंतःकोण में यदि 2 कोण मालूम हो और यदि तीसरा एंगल फाइंड ना हो और कहता है कि तीसरा जो है कि कोण हमको बताइए कि तीसरा कोण कितने का होगा, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण है, तो कोण ये ओ ए मानेंगे, यह बी और ये क्या सी मान लेते हैं, यह x अंश का है। कितने अंश का? x अंश का। तो कोण ए, धन कोण बी, अधन कोण सी। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का यदि हम लोग योग करते हैं तो कितना होता है? 180 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 अंश। क्यों हम लोग 180 अंश ले रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो कोण ए कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। कोण बी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कोण सी कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का। बराबर आपको हो जाएगा 180। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, या ऐसे नहीं है तो आप चलिए वैसे ही छोड़ दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा? 60 और 45 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 6 4 10, 105 प्लस x डिग्री बराबर 100 कितना हो जाएगा? 80। होगा कि नहीं होगा? और x डिग्री बराबर ये आपका हो जाएगा 180 और माइनस क्या? 105। x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? अब घटा दीजिए, 10 में से 5 घटेगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ? 7। 70 हो गया, 75 हो गया। यानी कि x डिग्री यानी कि 75 अंश का जो x वाला यानी कि जो c वाला एंगल है आपका कितना डिग्री होगा? 75 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये अंतःकोण की बात हुई, यानी कि अंतःकोण में यदि 2 कोण मालूम हो तो आसानी से जो एक तीसरा कोण हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतःकोण रहा और उनके क्या गुण। अब हम देखेंगे बाह्य कोण और उनके क्या गुण। तो बाहरी कोण क्या होता है जरा वो देखिए। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे बाह्य कोण, ठीक है, और गुण क्या होते हैं। तो बाह्य कोण कैसे बनता है देखिए, सिर्फ हम लोग ऐसे त्रिभुज एक बना लेंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे? त्रिभुज एक बना लेंगे। और त्रिभुज में जैसे मान लीजिए ए बी और ये क्या हो गया? सी। एक त्रिभुज तो बन गया ना। अब इसी त्रिभुज से हम लोग का बनता है क्या? बाह्य कोण। अब देखिए जो ए बी ये भुजा ये बी सी जो भुजा है, अगर बी सी भुजा को और आगे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, मान लेते हैं यह बी सी और ये आपका क्या हो गया? डी। तो ये बी सी भुजा को यदि हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दें और जो आपका यहाँ पर अब एंगल बनेगा, देखिए त्रिभुज के बाहर बन गया, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्या? बाह्य कोण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बाह्य कोण। यदि BC भुजा को और आगे की तरफ बढ़ा दें तो इस प्रकार जो आपका कोण बनेगा इस एंगल से, यानी कि इस भुजा से आपका कोण बनना है AC के साथ बनना है ना, और ये क्या? CD आपका हो गया। जो यह एंगल बनेगा आपका यही कहलाता है क्या? आपका बाह्य कोण कहलाता है। अब बात करें, इधर आते हैं। अब यदि इसको जो है कि और आगे की तरफ इधर बना दें तो आपका बाह्य कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और इसको यदि हम लोग इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा दें तो आपका बाह्य कोण ये आपका बन जाएगा, या इसको हम लोग ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दें तो बाह्य कोण आपका ये आपका बन जाएगा। अब इसको जो है कि हम लोग इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा दें, इस तरह से बढ़ाएंगे ना तो आपका बाह्य कोण ये आपका बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। तो ये आपका क्या होगा? ये सभी आपके कैसे कोण हैं? बाहरी कोण है। तो बाहरी कोण है, ये आपको बाहरी कोण समझ में आया कैसे आपका जो है कि बाहरी कोण बनता है और कौन सा आपका बाहरी कोण कहलाता है। और बाह्य कोण का जो मान होता है किस मान के बराबर होता है जरा वो समझिए। ठीक है, गुण में आपका जो बाह्य कोण है किस कोण के बराबर होगा जरा वो समझिए। ए बी सी हम इधर नामकरण कर दें, ठीक है, और ये आपका हो गया बाह्य कोण।
ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें से आपका एंगल मान लीजिए 30 डिग्री का है, यह 40 डिग्री का है, ठीक है, और आपका ये एंगल मालूम नहीं है, ठीक है, ये एंगल आपका मालूम नहीं है, और जो है आपसे पूछ रहा है कि वाह्य कोण बताइए। किस कोण को बताना है आपको? वाह्य कोण आपका कितना एंगल का होगा। तो वाह्य कोण का जो मान होता है फ्रेंड, देखिए जो वाह्य कोण ये आपका बना हुआ है, ये जो वाह्य कोण है, वाह्य कोण जो होता है जो अंदर वाले यानी कि अंतः जो कोण है, ठीक है, अंतः जो कोण है इनके दो सुदूर यानी सामने वाला, इस वाह्य कोण के सामने वाले ये दो कोण होंगे, ये तो इसके साथ में बना हुआ है ये, तो यह कोण आपका छूट जाएगा। इन दोनों कोणों को आप लेंगे यानी कि जो वाह्य कोण के साथ जो आपका एंगल होगा यह आपका छूट जाएगा, ठीक है। वाह्य कोण का यदि हम लोग मान निकालते हैं तो इस कोण से हम लोग को लेना देना नहीं है, क्योंकि वाह्य जो कोण होता है यह जो दो सुदूर अंतः कोण है, आमने सामने के जो कोण है ना, इसका जो योग होता है यह वाह्य कोण का क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। यानी दो अंतः कोण यानी कि इन दोनों कोणों को यदि जोड़ते हैं तो आपका वाह्य कोण प्राप्त होता है। तो वाह्य कोण कितने डिग्री का बन गया? 4, 3, 7। एंगल आपका कम हो गया है, आप इसको जो है कि 60 कर लीजिए और इसको जो है कि आप नहीं है तो जो है कि 65 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 65 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो है इसको 65 कर दीजिए, कर दिए तो यहाँ पर वाह्य कोण की बात करें तो वाह्य कोण अब कितने डिग्री का हो जाएगा? अब इसको जोड़ देंगे यानी दोनों योग कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। वाह्य कोण जब भी होगा यानी कि जो त्रिभुज का अंतः कोण है ये दो, इन दोनों कोणों के सिर्फ बराबर होगा, ये नहीं कि इन दोनों कोणों के बराबर। अब देखिए, अब ये आपका यदि यहाँ से पूछता ये वाह्य कोण होता, इसके साथ ये बन रहा है ना, तो ये आपका छूट जाता, ठीक है। अब इन दोनों का योग करेंगे तो आपका ये वाह्य कोण पता होगा, ठीक है। और यदि आपका इसके साथ यदि बनता है, इसके साथ ये एंगल आपका पूछता है, यहाँ पर वाह्य कोण पूछता है, तो अब इसके साथ ये कोण है ना, तो ये कोण आपका छूट जाएगा। अब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो अब आपका क्या निकलेगा? वाह्य कोण। तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखिए, तो ये आपका 60 रहा, ये 65 रहा, तो 65 धन कितना? 60 आपको कितना हो जाएगा? 5, 6, 6 कितना? 12, 100 कितना हुआ? 25, यानी कि वाह्य कोण जो है आपका 125 डिग्री का है। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का दे दिया, ठीक है, और यदि हम लोग का इसको पूछता या दो मान पूछता, ये आपका 125 हो गया और ये भी मान आपसे पूछ रहा है और ये भी मान, तो इसका मान यदि निकालना हो तो एक सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? यह 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। और 180 में से यदि 125 घटा देते हैं तो यह एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल पता हो जाएगा। लेकिन हम लोग बहिष्कोण मालूम है, ये कोण पता है, ये कोण मालूम नहीं है, तो ये कोण कैसे निकालेंगे? इस पूरे बहिष्कोण में से इस कोण को यदि घटा दे, क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोण योग करते हैं तो इसके बराबर होता है कि नहीं। तो मान लेते हैं y डिग्री है, तो इसका मान दिया हुआ है बहिष्कोण का, तो इन दोनों को कोण को जोड़ेंगे, 65 धन वाई स्क्वायर बराबर बहिष्कोण के बराबर होता है ना, यानी कि वाई कोण के बराबर। तो ये आपका कितना हो गया? 125। तो y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 125 माइनस कितना? 65, घटा दीजिए, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? 60। यहाँ पर कितना? 60 डिग्री, सही है ना। 125 यानी घटाएंगे ये हो जाएगा और 12 में 6 घटेगा 7, कितने का हुआ? 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये रहा आपका कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट, इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के यदि क्वेश्चन हो तो हम लोग इस तरह से जो है कि सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। यानी कि अधिकांश को हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया कि कैसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्या पूछेगा तो, यानी कि वाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है, ठीक है, और वाह्य कोण कैसे निकाला जाता है, और अंतः कोणों में जो है कि दो मान दिया रहता है तो तीसरा मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दें। चलिए, ये लास्ट टॉपिक है आपका समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय कब लागू किया जाता है वो देखिए। देखिए, समकोण त्रिभुज पहले देखिए, समकोण त्रिभुज में यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? आपका 90 डिग्री का, ठीक है। कोई भी हम लोग एंगल बनाते हैं, कोई भी आप एंगल नहीं, कोई भी आप त्रिभुज बनाते हैं तो जो त्रिभुज आपका बनेगा उनमें से एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आपको वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज, ठीक है। कैसा वो आप त्रिभुज बनाते हैं, उसमें से यदि एक कोण जो है कि आपका यदि 90 डिग्री का होता है
तो वह आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यह आपका जो है कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका जो है कि ए हो गया, बी हो गया और सी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए समकोण त्रिभुज तो ये हो गया। अब देखिए जो समकोण त्रिभुज है ये क्या है, जो ये समकोण त्रिभुज है इसके सामने वाली जो भुजा है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कर्ण कहते हैं। और जो बिल्कुल ये जो लंबा खड़ा है, ये जो बिल्कुल लंब खड़ा है, ये जिससे लंबा खड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, इस पर जो लंब खड़ा है ये लंबा जो है कि लंब होगा, और जो नीचे वाला है इसको क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया। उसी तरह से इनमें भी है ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या कहलाएगा, कर्ण। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि जो कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर है, ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर है यह बराबर होता है आधार, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर का वर्ग, लंब का जो है कि स्क्वायर और जो है कि आधार का स्क्वायर करके उनका योग यदि किया जाता है तो फाइंड होता है क्या, कर्ण। यानी कि लंब का स्क्वायर और क्या, प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण होता है लंब स्क्वायर और प्लस क्या, आधार स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है क्या, कर्ण। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय का जो है कि फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले में फ्रेंड्स यदि दो भुजाएं मालूम हो, यानी त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो तो आसानी से तीसरी भुजाओं को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है, यदि देखिए यहाँ पर ये 4 हो, ये 3 हो, सपोज दैट हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ये आपका जो है कि आधार है, ये आपका क्या है, आधार है, और ये आपका क्या है, लंब है, और आपसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि आप कर्ण फाइंड कीजिए कि कर्ण आपका कितना होगा। तो कर्ण बराबर फ्रेंड्स आपका बन जाएगा, कर्ण बराबर बनता है, देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग हटा देंगे स्क्वायर, यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरे की कर्ण लग जाती है। ठीक है, लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस आधार चाहिए तो आधार कितना है 3 का क्या, स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट में 4 चौको 16 प्लस 3 थे लिखे ना, और 16 में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5, यानी कि जो कर्ण है, कर्ण आपका कितना निकला 5 निकला। ठीक है, कर्ण कितना हुआ 5। तो हम लोग का फार्मूला बन गया, यानी कि बन जाएगा फार्मूला हम लोग का के बराबर होता है करणी में, ये आपका फार्मूला बनना है जो आपको निकालना हो। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय रहा, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय, कभी पाइथागोरस प्रमेय पूछा जाए तो आप वो बताएंगे ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं, कर्ण को कैसे इंडिकेट करते हैं, एल, लंब को जो है कि एल से इंडिकेट कर देते हैं साधारण भाषा में, और जो आधार है उसको ए से इंडिकेट करते हैं। तो कर्ण बराबर हो जाएगा जो है कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, ये पहला रहा। दूसरा लंब के लिए आपका हो जाएगा करणी में कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या, आधार का स्क्वायर। दूसरा है, तीसरा है आधार के लिए करणी में कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या, लंब का स्क्वायर। ये आपका 3 फार्मूला। ठीक है, यानी कि कर्ण निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, लंब के लिए ये फार्मूला, या आधार के लिए ये। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ से हम लोग विलुप्त कर दें, लंब हम लोग विलुप्त कर दें और कर्ण दिया हो, आधार दिया हो, तो आसानी से लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले से जो है कि हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो अधिकांश तौर से ये फार्मूला आपका जो है कि अभ्यास में उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स ये रहा आपका लास्ट टॉपिक। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है कि लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो है कि अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे जो है कि अभ्यास में, यानी कि जो आपका प्रश्न शुरू किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।